नमस्कार मित्रों, सुधा मूर्ति के दूसरे टास्क में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले टास्क के अंदर सुधा मूर्ति के बारे में कुछ देखा था कि वह अपना अभ्यास पूरा करके कक्षा में से जब वह छात्रालय की ओर जाती है, रास्ते में नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन को पढ़ती हैं। टेल्को कंपनी का था और वह ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जगह रिक्त थी, इसलिए आवेदन पत्र मंगवाए थे। नीचे लिखा था कि महिला उम्मीदवार पत्र न भेजे। तो यह लड़की मतलब सुधा मूर्ति को यह बात अच्छी लगी नहीं कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी स्त्रियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है। उसने मन में निर्णय ले लिया था कि अब मैं यह टाटा कंपनी के विरुद्ध में लड़ूंगी और स्त्रियों को जो अन्याय होता है वह अन्याय को दूर करूँ। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा के नाम पर उसने अर्जी लिखकर भेजी कि आपकी कंपनी हमारे भारत में तो लोहा इस्तेमाल, कपड़े, फिर रासायनिक पदार्थ और कई लोहे के स्पेयर पार्ट ऐसे कल कारखाने चला रही हैं। भारत के विकास के अंदर भी आपका बड़ा योगदान है, फिर भी आप महिलाओं के विरोध में ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये बात JRD टाटा ने सुनी तो उसने फौरन एक तार भेजा और यह महिला को साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए पुनः अपने खर्चों पर बुलवाया। यह सुधा मूर्ति भी साक्षात्कार के लिए पूरी तैयारी करके पुनः पहुंची। एक वृद्ध बुजुर्ग ने उसका इंटरव्यू लिया और उसने सुधा मूर्ति को बताया कि आप तो बुद्धिशाली हो, मेधावी हो, आप जैसी लड़की को तो अनुसंधानशाला में कार्य करना चाहिए। आप ऐसी कंपनी में आकर एक वर्कर क्यों बनना चाहती हो, और हमारी कंपनी में तो सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, इसलिए हम स्त्रियों की नियुक्ति हमारी कंपनी में करते नहीं। यहाँ तक की बात हमने टास्क नंबर 1 में देखी थी। देखिए अब टास्क नंबर 2 में क्या होता है। तो सुधा मूर्ति ने कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब स्त्रियों को विकास करना है, तुम्हारी कंपनी में स्त्रियों को कार्यरत करना है, तो हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आज तुमने मुझे अवसर नहीं दिया तो आज के बाद आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में कोई भी महिला काम करेगी नहीं, या उसे काम करने का अवसर मिलेगा नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, सुधा मूर्ति ने दृढ़ता से यह बात JRD टाटा से कही। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई है। लंबे साक्षात्कार, यह लड़की के साथ लंबे समय तक इंटरव्यू चला और इंटरव्यू समाप्ति के बाद वह बुजुर्ग सज्जन ने सुधा मूर्ति से कहा कि इच्छा है, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। हमारी कंपनी में सबसे पहले हम लड़की के रूप में या स्त्री के रूप में तुमसे शुरुआत करते हैं। हमारी कंपनी में हम तुमको अपॉइंटमेंट या नियुक्ति देते, बधाई हो।
आप हमारी कंपनी में काम कर सकती हो। हमने हमारी कंपनी में काम करने के लिए आपकी पसंदगी की है। स्त्रियों के लिए आप सबसे पहली हैं और आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। टेल्को टाटा में इंजीनियर पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। देखिए, कोई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टाटा कंपनी में सबसे पहले काम करने वाली महिला का नाम क्या था, तो सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति टेल्को मतलब टाटा कंपनी में नियुक्त प्रथम महिला थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। यह टेल्को कंपनी में ही श्री नारायण मूर्ति काम कर रहे हैं, इसलिए सुधा मूर्ति ने ये टेल्को कंपनी में कार्यरत जिसका नाम है नारायण मूर्ति से ही शादी कर दी, विवाह भी उसके साथ ही किया। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। देखिए, टेल्को कंपनी के साथ 8 वर्ष तक काम किया। सुधा मूर्ति ने अपने पति के साथ टेल्को कंपनी में 8 साल तक काम किया और 8 साल के बाद मतलब सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। देखिए, त्याग पत्र वह एक समास है। क्या समास है? तत्पुरुष समास। त्याग पत्र दे देना मतलब इस्तीफा दे देना। तो उसने त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली और फिर नागपुर में जाकर अपने पति के सहयोग से उसने इंफोसिस कंपनी खोली। देखिए, एक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने अपनी खुद की कंपनी खोली। अब आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री क्या कर सकती, तो अपने पति का साथ सहकार लेकर नागपुर में जाकर उसने इंफोसिस कंपनी की स्थापना की। देखें, दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। पति और पत्नी की मेहनत से मतलब नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की लगन मेहनत से इंफोसिस कंपनी ने दिन दुनी रात चौगुनी, देखिए कहावत है, दिन दुनी रात चौगुनी बहुत तेजी से देखिए, दिन दुनी रात चौगुनी कहावत है, मतलब होता है बहुत तेजी से। उन्नति मतलब प्रगति। रात दिन मेहनत की और उसकी मेहनत ने रंग लाया और वह बहुत तेजी से वह अपनी कंपनी को बहुत आगे ले गई। कंपनी ने बहुत उन्नति की, प्रगति की। सुधा मूर्ति सन 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही। इस फाउंडेशन के माध्यम से सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य करने लगी, सामाजिक कार्य में जुट गई और कई प्रकार के सामाजिक कार्य उसने किए। देखिए, समाज का विशेषण होता है सामाजिक। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई। देखिए, कर्नाटक राज्य के सभी स्कूलों में एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी बनाने की योजना बनाई कि कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जिस स्कूल में लाइब्रेरी ना हो और एक कंप्यूटर ना हो। इसलिए बच्चों के विकास के लिए उसने सुंदर कदम उठाया और कार्य रूप दिया। सिर्फ वैसा कहा नहीं, उसने करके भी दिखाया।
वह कार्य रोक दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया। अब सुधा मूर्ति ने पूरे रूप से अपने को समाज सुधार के लिए या समाज के लिए समर्पित कर। देखिए, जिसे कोई काम करना है तो उसके सामने कोई भी मुश्किलें टिकती नहीं। तो सुधा मूर्ति ने यह कर दिखाया। वह एक कंपनी की मालिक भी बन गई, उतना ही नहीं वे समाज सुधारक भी बने। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। उपकरण मतलब सामग्री। हॉस्पिटलों के अंदर तकनीकी, अस्पतालों के अंदर तकनीकी चिकित्सा मतलब जांच पड़ताल, तपास। हॉस्पिटलों के अंदर ऑपरेशन या चिकित्सा के लिए जो उपकरण की आवश्यकता है वह पूरे के पूरे उसने करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पुट्टू माडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी के आंध्र प्रदेश से सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। सूखा पीड़ित मतलब जहां दुष्काल, अकाल पड़ा है, ऐसे अकाल पड़े हुए विस्तारों में जाकर भी सुधा मूर्ति ने राहत कार्य अकेले पढ़ाई के अंदर नहीं, लेकिन लोगों की गरीबी, लोगों के दुख दूर करने के लिए भी सुधा मूर्ति आगे रही। अनेक अथाक प्रयत्न से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया। देखिए, अथक बिना रुके देखिए, कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में, कर्नाटक राज्य के 800 से अधिक गांवों में बिना रुके बिना उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया। कंप्यूटर शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके इसीलिए उसने 1 करोड़ रुपया खर्च किया। देखिए, एक समाज सुधारक क्या कर सकता है। और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले। कर्नाटक राज्य के अंदर 3000 स्कूलों के अंदर पुस्तकालय खोले और 8000 कंप्यूटर शिक्षा पर 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 1 करोड़ रुपया का खर्च किया। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी। जो गरीब बच्चे हैं वे आगे पढ़ सके वैसे नहीं है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए भी गरीब बच्चों को उसने सहायता दी। स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। जो स्कूल हैं लेकिन वह स्कूल जर्जरित हो गई है, वैसे स्कूलों का उसने पुनः निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। और उच्च कक्षा में जो विद्यार्थी होशियार हैं वैसे विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए सुधा मूर्ति ने छात्रवृत्ति मतलब हर साल में उसको पढ़ाई के लिए मदद हो सके, इसलिए उसने छात्रवृत्ति देना भी शुरू किया। और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए और 300 गांवों में 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। 13 पुस्तक लिखे हैं सुधा मूर्ति ने, मतलब वह
एक इंजीनियर ही नहीं, एक कंपनी की मालिक ही नहीं, लेकिन साथ साथ वह एक लेखिका भी। इसलिए यह सुधा मूर्ति ने अपने बारे में लिखा हुआ एकम किसी और ने लिखा है, लेकिन सुधा मूर्ति ने वह संकलित किया। तो ऐसे 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। सरकार ने सुधा मूर्ति के कार्यों के लिए उसे कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। कर्नाटक राज्य ने राज्योत्सव पुरस्कार दिया है, वह प्रधान पुरस्कार है सुधा मूर्ति के लिए। ओजस्विनी पुरस्कार दूसरा है, ओजस्विनी पुरस्कार। मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार और वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार। इसी प्रकार भारत सरकार ने कई प्रकार के पुरस्कार देकर सुधा मूर्ति को नवाजा है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिला का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, प्रशस्त का मतलब होता है खुला। देखें, प्रशस्त सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त मतलब महिलाओं के लिए मार्ग खुला कर दिया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। और आज के जमाने में आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग लाइन तो वास्तव में लड़कों के लिए है, लेकिन ऐसी इंजीनियरिंग लाइन के अंदर भी 50% महिलाएं आज भी पढ़ाई कर रही। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो क्षेत्रों में सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, लेकिन वही क्षेत्रों में आज स्त्रियों ने भी कदम बढ़ाए। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे महाविद्यालयों में, देखें शब्द है महाविद्यालय, विद्यालय है, लेकिन कैसे है महान विद्यालय है। वे कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों में से 50% कौन है? लड़कियां हैं। अनेक उद्योगों में मशीनें के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। और अनेक उद्योग ऐसे हैं कि जिस उद्योगों के अंदर महिलाएं आज भी पुरुषों के साथ काम कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाई को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ते देखकर वे खुशी फूला नहीं समाती। देखिए, फूला न समाना एक मुहावरा है। अत्यंत खुश होना। तो जिस जगह पर लड़के काम करते हैं, वही इस जगह पर आज स्त्रियां भी काम कर रही है। कई ऐसे विभागों में स्त्रियों काम कर रही हैं। यह देखकर सुधा मूर्ति फूला नहीं समाती, अत्यंत खुश हो रही। महिलाओं की सफलता पर वे कहती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना कठिन है। देखिए, यह प्रश्न इस साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था कि महिलाओं की सफलता के लिए सुधा मूर्ति ने क्या कहा। तो महिलाओं की सफलता के लिए सुधा मूर्ति ने कहा कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है। स्त्रियां तो जिस मार्ग पर जाती हैं, वह सभी मार्ग तो कठिन होता है उसके लिए। तो हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। अगर हम वही मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम कभी आगे आ सकते नहीं। इसलिए हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन उस पर हमें चलना आवश्यक है। यह सुधा मूर्ति का अंतिम संदेश। तो इस एकम के अंदर सुधा मूर्ति ने महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में द्वार खोले हैं।
अपना दृष्टांत लेकर सुधा मूर्ति ने महिलाओं के लिए सुंदर बात इस एकम के अंदर बताई। तो यह एकम हम यहाँ समाप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस एकम के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वह पूरे का पूरा स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में लिखना है। देखिए, हम इसके स्वाध्याय के थोड़े से शॉर्ट प्रश्न हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, विकल्प है, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में की थी। देखिए, दूसरा है, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे? तो किस कंपनी के विज्ञापन? तो टेल्को कंपनी, मतलब टाटा कंपनी। विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता? तो किस पे? महिला और पुरुष का भेदभाव। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो वह शहर का नाम है पुणे। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो इंफोसिस फाउंडेशन ने। यह विकल्प है। अब थोड़े एक वाक्य के प्रश्नोत्तर देखें कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। दूसरा प्रश्न है, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान में पढ़ाई करना चाहती थी। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आया? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसी असमानता क्यों? यह असमानता दूर करके ही मैं रहूंगी। वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो सज्जन और बुजुर्ग व्यक्ति ने सुधा मूर्ति से कहा कि आप तो मेधावी हो, आपको यही क्षेत्र में नहीं, लेकिन आपको तो अनुसंधान प्रयोगशाला में जाकर कार्य करना चाहिए। सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की थी। इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो सभी स्कूलों को उसने कंप्यूटर दिए और लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की। सुधा मूर्ति ने महिलाओं की सफलता पर क्या कहा? तो सुधा मूर्ति ने महिलाओं की सफलता पर कहा कि उनका मार्ग कठिन है अवश्य, लेकिन उनके पर चलना आवश्यक है। मार्ग कठिन है लेकिन उसके पर चलना आवश्यक है। तो एक के वाक्य प्रश्नोत्तर है और 2 वाक्य के प्रश्नोत्तर, 4-5 वाक्य के प्रश्नोत्तर और नीचे कुछ व्याकरण दिया गया है, वह सब आप अपनी नोटबुक में लिखें। और इसके अलावा भी मैं थोड़ा और व्याकरण लिखवाता हूँ, ये भी इस एकम में ही स्वाध्याय में आप साथ में ही लिख दे। देखें, ये समास है। भेदभाव, कार्यस्थल, नवयुवक, तिरंगा, महाविद्यालय, देखिए भाववाचक संज्ञा बता रही है।
बड़ा, लाभ, समाप्त, प्रसिद्ध, योग्य, मुस्कुराना, नियुक्त, इसे कर्तृवाचक, विज्ञान, परीक्षा, शिक्षा, आवेदन, चिकित्सा और यहाँ विरोधी शब्द कार्य, एक, खुशी, आवश्यक, सज्जन, अधिकतम और शब्द समूह देखें पराया देश, साथ में पढ़ने वाला, कुछ बताने, जताने की क्रिया, क्रिया, आमने सामने की मुलाकात, देखें ये समास है भेदभाव, कार्यस्थल, नवयुवक, तिरंगा, महाविद्यालय। ये भाववाचक संज्ञा बनाना है, बड़ा, लाभ, समाप्त, प्रसिद्धि, योग्य, मुस्कुराना, नियुक्त। एक कर्तृवाच्य बनाना है, विज्ञान, परीक्षा, शिक्षा, आवेदन, चिकित्सा। और एक विरोधी शब्द है कार्य, एक, खुशी, आवश्यक, सज्जन, अधिकतम। और एक शब्द समूह एक शब्द है पराया देश, साथ में पढ़ने वाला, कुछ जताने बताने की क्रिया और आमने सामने की मुलाकात। तो ये व्याकरण भी इस एकम के स्वाध्याय के साथ लिख दे। थैंक यू।